नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त के अहम हेडलाइंस। 2026 से साल में दो बार होगी सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा। सीबीएसई ने दी मानदंडों को मंजूरी। पहला चरण फरवरी में तो दूसरा चरण मई में होगा आयोजित। आपातकाल की 50वीं वर्षी आज बीजेपी ने मनाया संविधान हत्या दिवस। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस पर किया तीखा हमला। इमरजेंसी के 50 साल पर आक्रोश। आपको बता दें अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। बोले एक होती है घोषित और एक होती है अघोषित इमरजेंसी। ग्रेटर नोएडा में कब्जा मुक्त कराएगी 50 करोड़ की भूमि। प्राधिकरण ने अवैध कब्जेदारों पर की बड़ी कार्रवाई। कांवड़ यात्रा को लेकर नोएडा में तैयारी शुरू। मार्ग में पड़ने वाले 745 खंभों में से 161 पर की गई टैपिंग। और सहारनपुर में बारिश ने लाई तबाही। सहरसा नदी पर पार करते समय तेज बहाव में फंसा ट्रैक्टर। अब्दुल्लापुर जाने वाले रास्ते की पुलिया बने से गांव संपर्क लगा। के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बहराइच से अहम खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से अहम खबर। मजदूर को तेंदुए ने मौत के घाट उतारा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से अहम खबर सामने आ रही है। तेंदुए ने मजदूर को मौत के घाट उतारा है। मिहींपुरवा से मजदूरी कर लौट रहा था मजदूर। घर ना पहुंचने पर परिजनों ने शुरू की खोज। महबूबनगर बिचपरी गांव के बीच पड़ा मिला शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं रो रो कर बुरा हाल है परिजनों का। जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, वन विभाग की टीम। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू की है। कतनिया घाट वन जीव क्षेत्र के मोतीपुर रेंज का यह पूरा मामला है। और अगली अहम खबर बाराबंकी से है, जहां डंपर से टकराई है बाइक। एक की मौत हुई जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। हाईवे पार करते समय डंपर ने बाइक को टक्कर मारी है। नाचना निवासी गया प्रसाद की मौके पर ही मौत हुई है। हादसे के बाद हाईवे पर लगा भीषण जाम। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। परिजनों में घटना को लेकर कोहराम मचा हुआ है। थाना रामनगर क्षेत्र में यह सड़क हादसा हुआ है। नाचना निवासी गया प्रसाद की मौके पर ही मौत हुई है। तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं हादसे के बाद हाईवे पर भीषण जाम लगा। पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायलों को पहुंचाया गया जिला अस्पताल। परिजनों में इस घटना को लेकर कोहराम मचा हुआ है। थाना रामनगर क्षेत्र में यह भीषण हादसा हुआ है। बाराबंकी से अहम खबर। डंपर से टकराई बाइक, एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए। हाईवे पार करते समय यह घटना घटित हुई है। नाचना निवासी गया प्रसाद की मौके पर ही मौत हुई। हादसे के बाद हाईवे पर भीषण जाम लगा। पुलिस मौके पर पहुंची। और अगली खबर ग्रेटर नोएडा से जहां कब्जा मुक्त कराएगी 50 करोड़ की भूमि। प्राधिकरण ने अवैध कब्जेदारों पर बड़ी कार्रवाई की है। बनौता गांव में कब्जा मुक्त कराई गई है प्राधिकरण की भूमि। प्राधिकरण की भूमि पर फार्म हाउस बनाकर किया गया था कब्जा। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अवैध कब्जे पर चला है बुलडोजर। सूरजपुर थाना क्षेत्र के बनौता गांव का यह पूरा मामला है। प्राधिकरण की भूमि पर फार्म हाउस बनाकर अवैध कब्जा किया गया था। बनौता गांव में कब्जा मुक्त कराई गई प्राधिकरण की 50 करोड़ की भूमि। तो ग्रेटर नोएडा से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। सूरजपुर थाना क्षेत्र के बनौता गांव का यह पूरा मामला है। ग्रेटर नोएडा से अहम खबर। कब्जा मुक्त कराई गई 50 करोड़ की भूमि। प्राधिकरण ने अवैध कब्जेदारों पर की है बड़ी कार्रवाई। बनौता गांव में कब्जा मुक्त कराई गई है प्राधिकरण की भूमि। प्राधिकरण की भूमि पर फार्म हाउस बनाकर किया गया था कब्जा।
और अगली खबर नोएडा से, जहां आग ने एक बार फिर कहर बरपाया है। निजी मकान में अचानक भीषण आग की घटना सामने आई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अग्निकांड में जनहानि होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। फेस 1 थाना क्षेत्र के सेक्टर 8 का यह पूरा मामला है। फिलहाल अग्निकांड में जनहानि की कोई खबर नहीं है। फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई गई। सेक्टर फेज 1 थाना क्षेत्र के सेक्टर 1 का ये पूरा मामला है। और अगली खबर ललितपुर से है, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विभागीय प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव व एमडी राजशेखर सिंह के साथ विभिन्न गांवों का दौरा किया है। इस दौरान मंत्री ने संबंधित गांव में भ्रमण करते हुए हर घर जल योजना की जमीनी हकीकत को परखा है। कचनौदा, टिकरा, तिवारी और गुरवारा गांव में WTP, इंटेक और पेयजल व्यवस्था की समीक्षा कर जिम्मेदारों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही मिली खामियों पर स्थानीय अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। निरीक्षण के बीच मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनकर डीएम सहित अन्य अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ मंत्री से बातचीत करने वाले ग्रामीण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत आज जो है जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और उनके साथ प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव के साथ साथ उनकी पूरी टीम जो है ललितपुर पहुंची हुई है, जो कि जमीनी हकीकत जानने का प्रयास कर रही है, निरीक्षण कर रही है कि कहां पर किस गांव में पानी आ रहा है, कहां पानी नहीं आ रहा है। इस पूरी जमीनी हकीकत को जानने के लिए पूरी टीम जो है यहाँ पर पहुंची हुई है। हमारे साथ पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ग्राम वालों से बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन से गांव ऐसे हैं जहां पर पानी अभी तक नहीं पहुंचा है, या पानी जो जल जीवन मिशन है, जो हर घर जल योजना है, उस योजना के अंतर्गत कहां कहां पे पानी पहुंच रहा है और कितने गांव में अब तक पानी पहुंच चुका है। तो ये ललितपुर में है इस वक्त, और ललितपुर में सुबह से जो है लगातार दौरा जो है करते हुए नजर आ रहे हैं और जमीनी हकीकत जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। और साफ तौर पे चाहे फिर वो हर घर जल योजना के अंतर्गत हर घर में जल आने की बात हो या फिर तमाम तरीके की चीज़ों का निरीक्षण हो, तो वो फिलहाल जो है यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं जल शक्ति मंत्री। और अपनी पूरी टीम के साथ में अगर बात करते हैं तो लगातार इस पे जो है वो चर्चा करते नजर आ रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से कहाँ पर जल की पूर्ति पूरी तरीके से हो पा रही कि नहीं आ पा रही। तो यानी कि आज वो लखनऊ से चल करके ललितपुर पहुंचे हुए हैं और ललितपुर में हर गाँव आधे से ज़्यादा गाँव में जा करके निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, ललितपुर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां गोसाईगंज जेल से पेशी के बाद लौटते समय हत्या के आरोपी रफत खान और उसके साथियों ने कैदी मोहम्मद फरदीन की जेल वैन में जमकर पिटाई कर दी है। जेल वैन में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में बंदी को पीटा जा रहा, लेकिन किसी ने दबंगई कर रहे हमलावर बंदियों को रोकने की जहमत नहीं उठाई। चर्चा है कि हस्तक्षेप की पहल करने की एक सिपाही की बात को अनसुना कर दिया गया। इससे क्षुब्ध होकर संबंधित सिपाही ने ही मारपीट का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अधिकारी मुंह भले नहीं खोल रहे हैं, लेकिन वीडियो का संज्ञान लेकर अंदर खाने में जांच शुरू करने की चर्चा है। गलत बात है, रफत भाई गुंडा है। अरे यार नहीं मेरी बात सुनो यार, करो यार। बस 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट जाओ, हटाओ।
गुंडा है, गलत बात है रफत भाई, गुंडा है। अरे यार नहीं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बाराबंकी से है, जहां मेयो इंस्टीट्यूट में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आपातकाल को लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए कहा कि इसे काले दिवस के रूप में याद किया जाएगा। इस दौरान वृक्षारोपण कर आपातकाल पर लगाई गई प्रदर्शनी भी दिखी। सपा को सत्ता का भूखा समूह करार देते हुए पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्हें गरीबों से कोई मतलब नहीं, ये बातें उन्होंने कही। साथ ही आरोप लगाया कि सपा राज में गुंडा राज चलता है। तो सपा राज में गुंडा राज चलता था, ये आरोप उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लगाया। बहुत ही दुखद और कष्टकारी दिन रहा है। आज ही की तारीख को 1975 में कांग्रेस पार्टी ने देश में आपातकाल लागू करते हुए संविधान को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया था। संवैधानिक अधिकारों की हत्या हो गई थी। नागरिक अधिकार पूरी तरह से सस्पेंड कर दिए गए थे। दैहिक आज़ादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रेस का गला घोंट लिया गया था। सबसे बड़ी बात यह थी, भारत की आज़ादी के मात्र कुछ वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता ने सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से अपने को बचाने के लिए देश पर आपातकाल थोपने का काम किया था। और ये वो दौर था जब युवा भारत तेजी से आगे बढ़ने के लिए पांव पसार रहा था। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व व्यक्तिवादी राजनीति कर रहा था। उनको देश से, समाज से कोई लेना देना नहीं था। एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता केंद्रित होकर रह गई थी। फिलहाल खबरों में वक्त है एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर इटावा से है, जहां कथावाचकों के साथ हुई अपमानजनक घटना के विरोध में विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया। यादव महासभा, छात्र सभा और किसान यूनियन पदाधिकारियों के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने डीएम को सौंपे गए ज्ञापन में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। छात्र सभा के जिलाध्यक्ष हरीश यादव 4 गिरफ्तारियों को नाकाफी बताते हुए उन्होंने दावा किया कि मामला अंजाम देने में आधा सैकड़ा से अधिक लोग शामिल थे। किसान यूनियन अध्यक्ष दिनेश यादव ने जल्द कार्रवाई न होने पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की चेतावनी दी। उनके लिए जो अभद्र अमानवीय व्यवहार हुआ है उनके साथ में, और जिस तरीके से जो कृत्य हुआ है उसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पर अभी जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, और इस आशय से दिया है कि जो लोग इसमें भी बचे हैं, मेन लोग, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और जो भी निर्दोष हो उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोषियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जो इस तरीके का कृत्य कर रहा है उसको जेल में होना चाहिए, उसको बाहर नहीं होना चाहिए। और हमारे साथ में यादव महासभा के जिलाध्यक्ष इंग्लिश शिवम यादव जी भी आए हुए हैं, और हम सभी साथी ग्राम दादरपुर जो अमानवीय घटना हुई है उसके प्रति अपना ज्ञापन देने आए हैं। और जो इंसानियत की हत्या हुई है, जिस तरीके से हम सब जान रहे हैं कि एक विशेष यादव समाज के लोगों को प्रति जो अवधारणा लोग रखते हैं, जो अभी भी मनुस्मृति को मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, और इस प्रकरण में जो ये प्रकरण दादरपुर में हुआ, खबर पीलीभीत से, जहां हिंदू महासभा ने कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास हुए अवैध धार्मिक निर्माण के खिलाफ डीएम को ज्ञापन सौंपा। और प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में राजस्व ग्राम दिवनी, केसरपुर और अफसर कॉलोनी इलाके में बिना अनुमति बने धार्मिक ढांचों को हटाने की मांग की गई। संगठन ने कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी दी। तो मस्जिद को लेकर आपने तो कुछ पहले एक आरटीआई जारी थी, क्या स्टेटस आज उसका क्या स्टेटस है? स्टेटस जो है घाटा संख्या 465 और घाटा संख्या 365 जो नॉन जेडे में दर्ज है।
नॉन जेडे का मतलब होता है पीडब्ल्यूडी के अधीन सरकारी जमीन पे मस्जिद और मज़ार बना होना। ये किसने बनवाई है? जब मैंने डाला 2 बिंदुओं पे मैंने इस पे आइडिया डाली थी, जिसमें दोनों बिंदुओं पे आया कोई मालिक नहीं है इसका। खबर नोएडा से है, जहां कांवड़ यात्रा को देखते हुए नोएडा में बिजली विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले 745 खंभों में से 161 पर टैपिंग का कार्य शुरू हो चुका है। शेष पर काम जारी है। 55 ट्रांसफार्मरों में से 16 की बैरिकेडिंग कर दी गई है, बाकी पर काम प्रगति पर है। इसके अलावा 43 हाई टेंशन लाइनों के नीचे नेट लगाने और उन्हें टाइट करने के कार्य भी जारी हैं। विभाग सभी कार्यों की मॉनिटरिंग रोजाना कर रहा है ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। कांवड़ को लेके हम लोग क्या करते हैं, हमारे कांवड़ यात्रा की जो रूट डिसाइड मैनेजमेंट द्वारा की जाती है, प्रशासन द्वारा, उसमें जितने भी हमारे पोल पड़ते हैं लोहे के, तो उन पर हम लोग रैपिंग कराते हैं, कोटिंग, ताकि करंट की घटना ना हो। इसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मर उस रास्ते में पड़ते हैं उनकी हम लोग बैरिकेडिंग यानी कि फेंसिंग कराते हैं, जहाँ नहीं हो रही होगी तो, अगर हो रही है तो ठीक है। उसके अलावा जहाँ लाइन अगर कहीं झूल रही है तो उसको सेट कराते हैं। और जहाँ अच्छी लाइन गुजर रही है 11,033 की, वहाँ पे नीचे गार्डिंग तो गार्डिंग कराते हैं ताकि अगर तार टूटे तो ऊपर ही रहे, गार्डिंग में नीचे ना आए। तो ये हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। करीबन 742 जगह ऐसी है पोल जहाँ रैप करना है। करीबन 55 ट्रांसपोर्ट की बैरिकेडिंग होनी है और 43 जगह लाइन सैगिंग होनी है और 21 जगह लाइन की गार्डिंग होनी है। काम चल रहा है, लगभग 30% काम पूरा हो गया और बाकी अगले 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। अगली खबर कानपुर से है, जहां 50 साल पहले देश में कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल को लेकर वर्तमान सरकार 25 जून को काले अध्याय की 50वीं वर्षी के तौर पर इसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। इस दौरान कानपुर में बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी ने जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने कांग्रेस सरकार की नीतियों, कार्यशैली, कूटनीति और संविधान पर आरोप और जनता को गुमराह करने की पोल खोली। इससे पहले सांसद ने आपातकाल के समय की तस्वीरों, किताबों के चलचित्रों और समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। लेकिन अब जैसे वेदांता एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है, जैसे ही पेशेंट रात में मान लीजिए 2 बजे पहुंचा तो हम हमारे साथी अजय जो पूर्व में कानपुर प्रेस क्लब कार्यकारिणी के सदस्य भी थे और वर्तमान में आरएसएस से जुड़े थे, अभी पिछले दिनों उनके अचानक अपनी बहन के घर से अपने घर जाते समय रास्ते में हालत बिगड़ी और उनका निधन हो गया। देखिए, आज कानपुर प्रेस क्लब की ओर से कानपुर प्रेस क्लब ऑफिस में पत्रकारों के लिए और पत्रकार के परिवारों के लिए एक मेडिकल कैंप लगाया गया है और ये मेडिकल कैंप वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ की ओर से यहाँ लगाया गया है। यहाँ लगभग सभी रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर और उनका स्टाफ मौजूद है। मैं वेदांता अस्पताल लखनऊ में एज ए सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में काम करता हूँ। आज हमारी ओपीडी होती है हर महीने के 4th बुधवार को डेल्टा हॉस्पिटल में। प्लस में आज प्रेस क्लब है तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने आए हैं पत्रकार लोगों से, ताकि वो हमारी बात को आम जनता तक पहुंचा सके कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी किस तरीके से लोगों की मदद कर सके। रायबरेली में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं और उसके प्रभावों पर चर्चा की गई। गोष्ठी के माध्यम से गांधी परिवार पर तीखा तंज कसा गया। इस मौके पर बीजेपी विधायक अशोक कोरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र पर हमला था और इसके लिए जिम्मेदार नेताओं को जनता कभी माफ नहीं करेगी। देखिए, मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि जनता के बीच में ये बातें ज़रूर जानी चाहिए कि जो पार्टी आज अपने आप को सबसे बड़ी ईमानदार होने का दावा करती है, ऐसी कांग्रेस पार्टी जिसके पूर्व अध्यक्ष यहाँ से वर्तमान में सांसद हैं और संविधान को लेकर के जेब में टहलते हैं, आज सबसे बड़ी बात यह है कि रायबरेली जनपद इस चीज़ का साक्षी है कि आपातकाल की शुरुआत भी यहीं से हुई। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के चुनाव में अयोग्य ठहराए जाने के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया।
खबर कानपुर से है, जहां कोहना थाना क्षेत्र में एक जर्जर मकान का पिलर तोड़ रहे मजदूर की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि ठेकेदार जाहिद सहित अन्य लोग फरार हो गए। मृतक के भाई ने ठेकेदार पर सुरक्षा मानकों को अनदेखा करने का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि परिजनों को घटना की काफी देर बाद जानकारी दी गई। परिजनों ने मृतक आश्रितों को मुआवजा दिलाने की मांग करते हुए बताया कि परिवार के मुखिया की मौत के बाद 2 बच्चों का भरण पोषण और शिक्षण कराना मुश्किल होगा, इसलिए जल्द से जल्द मुआवजे का भुगतान दिलाया जाना चाहिए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कल सुबह 8:30 बजे वो वहाँ गए हुए थे काम पे और संदिग्ध करीब 4 साढ़े 4 बजे उनके साथ ये हादसा हुआ है और हम लोगों को जो है न्यूज़ 7 बजे दी गई है और उनकी डेड बॉडी को जो है यहाँ हैलट भेज दिया गया पैकिंग करके। हम लोगों को कुछ बताया नहीं गया, कोई पंचनामा नहीं हुआ। दुखद घटना हुई है जो कोहना में बिल्डिंग गिरी है। मालिक थे, उन्होंने ठेकेदार को दिया था। पुराना मकान था, जर्जर था, बना रहे थे, लेकिन जो प्रिकॉशन होना चाहिए, सेफ्टी मेजर होना चाहिए, वो नहीं था उनके पास, जिसमें जो पिलर गिरा है तो उसमें मौत हुई है। मुकदमा हमारे द्वारा लिखा गया है, गिरफ्तारी के लिए लगे हुए हैं। परिवार के प्रति मेरी सांत्वना है, संवेदना है और जल्दी पकड़ के जेल भेजेंगे। और आपके बांधे से मैं कहूँगा कि जो इस तरीके के बारिश में जो लोग घर बनवाते हैं, प्रिकॉशन जरूर लें। जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट इलाके में बारिश आफत बनकर बरस रही है। शिवालिक पहाड़ियों और मैदानी इलाकों में दूसरे दिन भी हो रही बारिश से बरसाती नदियां उफान पर हैं। शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली सहरसा नदी पार करते समय आए तेज बहाव में एक ट्रैक्टर फंस गया और उस पर सवार 3 लोग भी नदी के बीचों बीच फंस गए, जिसमें आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल बाहर उन लोगों को निकाला। बारिश के बाद आए पानी के तेज बहाव ने बेहट के पावर हाउस से गांव अब्दुल्लापुर जाने वाले रास्ते को पुलिया को भी बहा ले गया पानी का तेज बहाव, जिससे गांव में आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया और ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी हो रही। इसके अलावा मिर्जापुर में भी एक कच्चा मकान ढह गया, हालांकि परिजनों ने बमुश्किल भागकर जान बचाई। बारिश के कारण बरसाती नदियों में भी पानी का तेज बहाव देखा जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी जिला कारागार में बंदी आकाश बाबा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 2 दिन पहले ही उसे जेल का मुलाहिजा बैरक में निरुद्ध किया गया था। बताया जा रहा है कि आकाश सतरिक थाने में कुर्की नोटिस के बाद कोर्ट में हाजिर हुआ था, जिस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। वह नगर कोतवाली क्षेत्र के दशहरा बाग मोहल्ले का रहने वाला था। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि देर रात जेल प्रशासन ने सूचना दी कि आकाश बीमार है और अस्पताल में भर्ती है, लेकिन अब परिवार अस्पताल पहुंचा तब उसकी मौत हो चुकी थी। मामला संदिग्ध माना जा रहा है और परिजनों ने घटना पर सवाल खड़े किए। प्रशासन की ओर से जांच के निर्देश दिए गए। भाई का जो मुकदमा पुराना चल रहा था, कुर्की होने का आदेश था तो हाजिर हो गए थे सतरिक थाने में। तो सतरिक थाने में संडे को गए और संडे को इनका चालान हो गया था, तो जेल चले गए। कल हमको फोन आया रात में सरकारी हॉस्पिटल से कि जो आकाश मिश्रा की तबीयत खराब हो गई है, जिला अस्पताल में एडमिट है, जेल से पहुंचे तो वहाँ जो है मृत्यु बता दी, जो है खत्म हो गए। बॉडी वॉडी वहाँ चली गई जहाँ लाश रखी जाती है। पोस्टमार्टम बाकी लेके आए। कोई बीमारी थी इनको? सूचित नहीं किया, पहले मेडिकल होता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।